आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पत्रकार को गोली मारने के मामले में 2 घंटे के भीतर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। तो पीड़ित पत्रकार के बयान पर 3 की पहचान की गई, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है। मांझा में पत्रकार राजन पांडे को गोली मारी गई थी और 2 घंटे के भीतर ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस की मुस्तैदी को दिखाती है। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, 2 की गिरफ्तारी हुई है, क्या है इनका हिस्ट्री? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला माझागढ़ के पुरानी बाजार का है और यहीं पर दैनिक अखबार के एक रिपोर्टर हैं राजन पांडे को गोली मारी गई थी। और इस मामले में राजन पांडे ने जो बयान दिया था, इस बयान में 3 लोगों का नामजद किया गया था, जिसमें माझागढ़ के ही 3 रहने वाले हैं, जिसमें से एक अजमापुर का था और एक बेटी टोला का रहने वाला था। इसी मामले में एसपी मनोज कुमार तिवारी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो दोनों अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उसमें उनका आपराधिक इतिहास भी है। और मैं बताऊं कि राजन पांडे के जो अभी स्थिति गंभीर है और अभी उनका जो बयान आने के बाद दोबारा उनसे अभी पूछताछ नहीं हो पाई है पुलिस की, जिससे वो मालूम कर सके कि विवाद की वजह क्या था। तो अभी पुलिस जो है अभी दोनों अपराधियों से गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। साथ में जो एक और अन्य अपराधी जिसकी पहचान की गई थी उसकी भी तलाश की जा रही है। जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या उनके बारे में ये पता चल पाया किसी गैंग से वो संबंधित थे या फिर कोई पुरानी रंजिश है? देखिए, मैं बता दूं कि इस मामले में जो 2 आरोपी जिसका नाम राजन पांडे ने लिया था, इसमें से एक शराब कारोबारी है जो पूर्व में शराब के मामले में जेल भी जा चुका है, और एक और व्यक्ति जो है जिसके ऊपर नामजद आरोप लगाया गया है, उसके पिता का भी जो है क्रिमिनल हिस्ट्री था, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। तो जो दोनों जो गिरफ्तार जो शख्स हैं, उन दोनों के आपराधिक इतिहास रहा है, तो पुलिस वो पूरा बैकग्राउंड भी खंगाल रही है और विवाद की वजह भी खंगाल रही है कि गोली मारने की वजह क्या है। नजर बनाकर रखिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जानकारी देने के लिए। और इधर लखीसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन ललकार के तहत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। बरमसिया जंगल से नक्सली मोनू गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ऑपरेशन ललकार के तहत बड़ी कामयाबी पुलिस को बरमसिया जंगल से नक्सली मोनू गिरफ्तार किया गया है। नक्सली दस्तावेज के साथ कारतूस और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। और मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखिए, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुंगेर परिक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज के आदेश पर नक्सलियों के खिलाफ कजरा, चानन और पीरी बाजार के जंगलों में ऑपरेशन ललकार चलाया गया था। और पुलिस को यह गुप्त सूचना भी थी कि काफी संख्या में बरमसिया जंगल के पास नक्सली का जत्था है और किसी बड़े घटना को अंजाम देने के जुगाड़ में है। इसी सूचना पे ऑपरेशन अभियान एसपी अमृतेश कुमार के नेतृत्व में और कोबरा की टीम जैसे ही बरमसिया जंगल पहुंची तो पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने भागना शुरू किया और फायरिंग भी किया, जैसा कि खबर मिल रही है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नक्सली, जो कि हार्डकोर नक्सली बताया जा रहा है, मोनू साव, उसको गिरफ्तार किया है। और बरमसिया जंगल में जब चारों तरफ पे घेराबंदी कर पुलिस ने कार्रवाई की तो 3 डेटोनेटर, जिंदा कारतूस और डेली यूज का काफी मात्रा में सामान पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात जो विवेक है कि गिरफ्तार नक्सली से जब कड़ी पूछताछ की है पुलिस ने, तो हाल के दिनों में जो श्रृंगी ऋषि धाम के पुजारी नीरज झा की हत्या नक्सलियों ने की थी, उसका बड़ा खुलासा किया कि आखिर किन नक्सलियों का साजिश था उनके हत्या। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। और अगली बड़ी खबर है समस्तीपुर से, जहां एक बार फिर शहर के सबसे रिहायशी इलाके काशीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के पास दरवाजे पर बैठे समस्तीपुर मंडल कारा में तैनात बिहार पुलिस की महिला कांस्टेबल, उनके पुत्र को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है, हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि रिंकू चौधरी रात के करीब 10 बजे अपने गांव सराय रंजन थाना इलाके के अख्तियारपुर से समस्तीपुर के काशीपुर स्थित अपने आवास पर पहुंचा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, गोलीबारी शुरू हुई और इस वारदात के दौरान रिंकू चौधरी को करीब 15 से अधिक गोली लगी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि परिजन आनन फानन में उसे स्थानीय निजी क्लिनिक ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिंकू चौधरी ठेकेदारी का काम करते थे। हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ठेकेदारी की अदावत में ही इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। उसमें रिंकू चौधरी को टारगेट करके चलाया गया था। वो कुर्सी पर बैठे हुए थे घर के बरामदे में। इसी अवस्था में उन पर कई गोलियां चली, जिनसे उसके लगने से मृत्यु हुई है।
और बड़ी खबर है छपरा से, जहां के मशरक में शराब माफिया ने थाना प्रभारी रत्नेश कुमार वर्मा की ट्रक से कुचलकर जान लेने की कोशिश की। शराब माफिया के हमले में रत्नेश कुमार वर्मा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर किया गया है। अवैध शराब की बड़ी डील की सूचना मिलने के बाद दलबल के साथ रत्नेश कुमार वर्मा SH 73 पर गश्ती कर रहे थे और इसी दौरान जब उन्होंने जांच के लिए एक ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ट्रक ड्राइवर ने पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। रत्नेश कुमार वर्मा ट्रक के साथ करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए गए। जिस ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को कुचलते हुए भागने की कोशिश की उसमें मवेशियों का चारा लदा था और चारे के अंदर शराब की खेप छुपाकर रखी गई थी। फिलहाल पुलिस शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रही है। इस घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब माफिया इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं। शराबबंदी कानून का खौफ क्यों नहीं है लोगों में। बिहार में कौन कर रहा है शराब की तस्करी, पुलिस से भी क्यों नहीं डरते शराब माफिया। शराब माफिया पर अब तक नकेल क्यों नहीं कसी जा सकी। और अब बात कुएं में गिरे 13 साल के लड़के के रेस्क्यू ऑपरेशन की। तो मुंगेर के बड़ी दुर्गा मंदिर की हम बात करें तो फूल तोड़ने के दौरान 13 साल का अभिषेक कुएं में गिर गया। अभिषेक 40 फीट गहरे कुएं में करीब 2.5 घंटे तक फंसा रहा। प्रशासन की मदद से उसे बाहर निकाला गया और उसके बाद सदर अस्पताल में उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा कि अभिषेक अपने पिता के साथ फूल तोड़ने के लिए सुबह 5 बजे घर से निकला था। कुएं के पास फूल के पौधे की डाली पर चढ़कर वो फूल तोड़ रहा था और इसी दौरान फूल की डाल टूटी। लड़का 40 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। कुएं में ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए उसे बाहर निकालने में देरी हुई। प्रयास किए, रस्सी के सहारे, सीढ़ी के सहारे नीचे गए तो ऑक्सीजन बन रहा था। तो जो हम फिर उसको हम बोले निकल जाओ। निकलने के बाद फिर झाड़ी से हम उसको ऑक्सीजन को तोड़े। उसके बाद फिर हम अपना टीम को भेजाएं और उसके बाद बच्चा को लेके ऊपर आ गया। अब चलिए बात करेंगे बिहार में बारिश और बाढ़ के सितम की। अररिया की खबर सबसे पहले, जहां बाढ़ का कहर जारी है। अररिया, फारबिसगंज, सिकटी, जोकीहाट और पलासी प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो फारबिसगंज प्रखंड के अम्हारा और गरहा गांव की है, जहां परमान नदी में आए उफान ने सड़क, मकान और खेती को पूरी तरह चौपट कर दिया। गांव का शहर से संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खगड़िया में भी बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ पीड़ित पिछले 2 महीने से बांध पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। खगड़िया के गाइड बांध पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। हम इस समय खड़े हैं खगड़िया के गाइड बांध पर, जहां हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से जो बाढ़ पीड़ित है इसी बांध पे रह रहे हैं। यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को यहाँ पे जो 6000 का GR का राशि होता है वो दिया गया है, लेकिन कई लोग इस राशि से वंचित है। यहाँ पे ये जो पूरा गाइड बांध है देख सकते हैं कि जो जिला प्रशासन के द्वारा जो इन लोगों को प्लास्टिक दिया गया था उसी प्लास्टिक के सहारे झोपड़ी बना करके पिछले 2 महीने से यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। हालांकि जिस तरह से नदियों का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, इन लोग को फिर से उस बात का डर सता रहा है कि उनको अभी तक लंबे समय तक इस बांध पर रहना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा परेशानी इन लोग को उस समय में हो रही है कि जो बाढ़ पीड़ित है यहाँ पे बांध पे तो रह रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए था सरकार के द्वारा, जो जिला प्रशासन के द्वारा जो इन लोग को राहत मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। चुनाव का समय है, जो नेता हैं उनसे भी ये लोग काफ़ी आक्रोशित है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं आखिर क्या कहना है उनको। परेशानी यह है कि माल जाल ला करके रहे छिए, घर आर गिर गेले आ थोड़ा दिक्कत या पानी ला करके छै। ओकर बाद है वर्षा आए 8 रोज से हो रहल छै, कैसो दिक्कत सिक्कत है जा मोरका टाट बना करके छिए। पूरा पूछल जेते यह कि से जीत के गेल हो तो की कैलहो हैं, आब जीतबहो तो फिर तो की करबहो, तोरा आब वोटे नहीं दै छै।
6000 या कुछ आदमी के मिल रहे सर, और कुछ आदमी के बाकी छे, कहे छे भरोसा दे छे जे मिल जाएगा। और कपड़ा के लिए आज देख लिए लेटर में कपड़ा का दाम मिलेगा 1800 2000 रुपया मिलेगा। बर्तन के लिए जिसको घर गिरी भस गया दह गया वो सब तो सर्वैयो नहीं भेल। हाँ, पिछला बेर कहने रहे कि जीतबे तो घर बनेबे, बाथरूम बना देबा, अभी तक कुछ नहीं दिलखिन हन, की करी। चुनाव का फिर समय आ चुका है और अब नेताओं का आगमन इनके पास होगा वोट मांगने के लिए, और बाढ़ पीड़ित भी इंतजार कर रहे हैं उन नेताओं का जो इनके पास वोट मांगने के लिए आएंगे और पिछले 5 साल का जो ये रिकॉर्ड मांगेंगे उनसे कि हमने जिस वादे के साथ आपको वोट किया था वो वादा हमारा पूरा क्यों नहीं हुआ। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। इधर सिवान के मैरवा में जल जमाव की समस्या गंभीर हो गई है। सड़कों पर घुटने भर से ज्यादा बारिश का पानी भरा हुआ है और सबसे जो ज्यादा समस्या है नगर पंचायत क्षेत्र के मोती झापर गांव की, जहां के 50 से ज्यादा जो घर हैं प्रभावित हैं। ग्रामीण चचेरी का पुल बनाकर घर से बाहर निकलते हैं। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिली। पिछले एक दिनों हुई बारिश से पूर्वी चंपारण में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिले के 5 प्रखंड तीसरी बार बाढ़ की विभीषिका को झेलने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी सुगौली नगर में भर गया है। पताही, बंजरिया, संग्रामपुर ये सभी प्रखंड के गांवों में हालात बदतर हैं। गंडक, सिकरहना और बागमती नदी के उफान पर आने से ग्रामीणों को परेशानियां हो रही हैं। खेतों में बची फसल बाढ़ में डूबकर बर्बाद हो गई। वहीं संग्रामपुर में बाढ़ के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी एक बार फिर से एनडीआरएफ के भरोसे है। बांध और गंडक नदी के बीच में फंसे गांवों के ग्रामीणों को एनडीआरएफ की टीम सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी है। पुल जो है यहाँ कोई हाकिम हुकुम सुनवाई नहीं ले रहा है। हम लोग का 10 गांव के चलने के लिए बहुत कठिनाई हो गया है। इस तरह में न कोई हाकिम सुन रहा है, न कोई विधायक सुन रहा है। हम लोग क्या करें, 3 बार 4 बार धान रोप लिया, धान भी दो दिया, धान भी एक फसल होने वाला नहीं है। यही समस्या है, हम लोग के यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ लगातार तीसरी बार बाढ़ है, लेकिन यहाँ कोई भी सीओ हो, बीडीओ हो या चाहे प्रशासन, कोई भी यहाँ मतलब देखने नहीं आया। नहीं, लोगों को जो 6000 रुपये पास है ना सरकार की तरफ से जो मिलता है वो भी नहीं मिला। और यहाँ जो आप देख रहे हैं धान जो फूट रहा है अभी, और ये सारे बाल को डुबा दिया। अभी फसल क्या होगा लोगों का। इधर नेपाल के जल अधिग्रहण वाले इलाकों में लगातार हो रही बारिश से सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि है। हालात ये हैं कि सीतामढ़ी शहर से होकर गुजरने वाली लखनदेई यानी कि लक्ष्मणा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी भरने लगा है। सभी नदियां एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर रही हैं, जिसके कारण एक बार फिर बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों में दहशत है। सीतामढ़ी शिवहर और सीतामढ़ी सुरसंड को जोड़ने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ पर बाढ़ का पानी बह रहा है। सड़कों पर आवागमन पूरी तरह से ठप है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी जिले के बागमती और अधवारा समूह की सभी नदियां उफान पर है। हालात ये है कि सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली लक्ष्मणा नदी की जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली लक्ष्मणा नदी यानी लखनदेई नदी है और नदी अभी पूरे उफान पर है। और इस नदी के आसपास के जो भी इलाके हैं वहाँ बाढ़ का पानी तेजी से प्रवेश कर रहा है। हालात अगर यही रहा तो आने वाले 24 घंटे में शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी और ज्यादा प्रवेश करने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि नदी के जलस्तर में जिला प्रशासन ने बताया है कि अब थोड़ी कमी आ रही है, लेकिन अगर नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में फिर से बारिश हुई तो नदी के जलस्तर में फिर से वृद्धि होगी और सीतामढ़ी के कई इलाके में फिर से बाढ़ का तांडव होगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और मुजफ्फरपुर में जलजमाव की समस्या गंभीर है। मुख्य सड़कों से लेकर मोहल्लों और घरों तक पानी घुसा पड़ा है। मिठनपुरा इलाके में जलजमाव की स्थिति का जायजा लिया सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर में जलजमाव की स्थिति गंभीर हो चली है। मुख्य सड़कों के अलावा जो गली मोहल्ले हैं, जो वीआईपी एरिया है पौष इलाका, उन मोहल्लों में भी इस प्रकार जलजमाव है और ये ड्रेनेज जो सिस्टम है वो काम नहीं करने की वजह से ये समस्या है। और जब बारिश थम भी जाती है तो लोगों को 3 से 4 दिनों तक इसी प्रकार जलजमाव से जूझना पड़ता है। और अब देखिए मुख्य सड़क है और यहाँ किस प्रकार जलजमाव के बीच महिलाएं, बच्चियां जो भी हैं उनको अपनी दिनचर्या करनी पड़ रही है। और सरांध, इसमें गंध भी आ रहा है, चूँकि नाले का पानी भी है। किस प्रकार की समस्या आप लोग झेल रहे हैं?
हम लोग जब से यहाँ हम लोग हैं तब से है कि जब से बारिश हुई है न यहाँ लोग प्रशासन यहाँ न पार्षद सुन रही है और न ही जब रोड पर की पानी भी निकल जाती है। जब से हम लोग यहाँ देखिए कितनी गंदगी पानी आ रही है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीधे ठेला से हम लोग जाते हैं पानी के खातिर। जब से पानी बरसा है यही हाल है, यही हाल है, कुछ नहीं करा। ये जब से बारिश हुई है तब से जब से वही हाल है, कोई सुनवाई नहीं है, न ही कोई कहीं से कुछ आता है। तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की जो तस्वीर है आप देखिए कितनी दर्दनाक और भयावह है। इसी बदबूदार गंदे पानी के बीच लोग ठेले के सहारे मुख्य सड़कों से घर से मुख्य सड़क की ओर जाने के लिए ये जाते हैं। और महिलाएं हों, बच्चे हों, पढ़ने वाले बच्चे, कोचिंग जाने वाले बच्चे, तमाम लोगों को इस प्रकार की समस्या जल जमाव के बीच झेलनी पड़ रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18। झारखंड की 2 विधानसभा सीटों दुमका और बेरमो में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा आज हो सकती है और उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की आज समीक्षा बैठक है, जिसमें देश भर में 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो जाएगी। और आपको यह बताएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद दुमका और पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद बेरमो सीट खाली हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेड़ से भी विधानसभा चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाद में उन्होंने दुमका से इस्तीफा दिया था। इधर नगर निकाय चुनाव के बाद अब राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर भी ग्रहण लग गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली होने के कारण राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर में नहीं हो पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद खाली रहने के कारण चुनाव कार्य बाधित होने से अवगत करा दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद पिछले 25 जून से खाली है। वहीं धनबाद, देवघर, चास नगर निगम समेत राज्य के 15 शहरी नगर निकायों में मई में चुनाव कराए जाने थे, लेकिन कोरोना संकट के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब नवंबर-दिसंबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे, जिस पर भी ग्रहण लग गया है। एंड में 14 नगर निकायों का चुनाव होना था, निर्वाचन होना था, जो कि कोविड-19 के कारण सरकार की अनुमति से सलाह करके उसको स्थगित किया गया। और अभी वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त है। नवंबर में वैसे पंचायत आम निर्वाचन ड्यू है और रिक्त होने के कारण बहुत सारी तैयारियां जो पंचायत निर्वाचन की होती है, आरंभिक तैयारियां जो कि कमीशन लेवल पे होती हैं, वो बाधित है। पंचायत का एक आकलन होता है या सर्वेक्षण होता है, जो हम लोग बोलते हैं माने भौगोलिक, उसका भी काम चल रहा है और सरकार का मंशा भी है कि सही समय पर त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत का हो, इसलिए सरकार गंभीर भी है और बहुत जल्द आयोग का जो है जाएंगे। कोरोना संकट के दौर में 6 महीने तक दुमका का बासुकीनाथ मंदिर बंद रहा। कोर्ट के आदेश पर मंदिर तो खोला गया, लेकिन इसका कोई लाभ तीर्थ पुरोहित और व्यवसायी को नहीं मिल रहा है। वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रतिदिन 4 घंटे में 160 श्रद्धालु ही ई टोकन के माध्यम से मंदिर परिसर में प्रवेश कर फौजदारी बाबा का दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं का झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है और इस व्यवस्था में निबंधन के बावजूद बहुत कम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। व्यवसायी और तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि झारखंड की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए अर्घा सिस्टम के माध्यम से जलार्पण की व्यवस्था हो, ताकि छोटे छोटे दुकानदारों को भी मंदिर खुलने का लाभ मिल पाए। वो लगता है कि खाना पूर्ति किया गया प्रशासन की तरफ से, लगता है सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, उसके चलते खाना पूर्ति हुआ है। न इससे तीर्थयात्री संतुष्ट है, न यहाँ के पंडित समाज संतुष्ट है, न व्यापारी वर्ग संतुष्ट है और न किसी को कोई रोजगार या कोई फायदा हो रहा है। प्रामाणिकता आपके सामने है, 160 का अपना कोटा निर्धारित किया है, उसके बाद भी 20, 30, 40 की संख्या में लोग आता है और दर्शन करके चला जाता है। तो लोग जो है तीर्थयात्री भी इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को काफी अस्त व्यस्त कर दिया है। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएं। इसको ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम की एक पहल की शुरुआत की है और इस कैंपेन को अपना भरपूर समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल दें
इस नंबर पर, और नंबर है 7574-003-002, या फिर लॉगिन कर सकते हैं आप www.protectindiaengine.com पर। आने वाले दिनों में आपका ये संकल्प बहुत मददगार साबित होगा, ये सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।